प्रक्रिया हुआ था विलय के बाद से, उसके बारे में क्या? देखिए, जनता पार्टी को सुब्रमण्यम स्वामी जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, उस समय राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय की के लिए सूचना दिया। नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी को, स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटीज़ को, सब जो भी विंग्स थे सबको उन्होंने नोटिस किया। उस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हुआ कि भाई जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में 11 अक्टूबर 2013 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मालवरकर सभागार में होने जा रहा है। ये बात 4 तारीख है, 4 अगस्त की बात है 2013 की। हम उस समय दिल्ली में ही थे, तो हम कुछ साथियों ने तय किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी, तो जनता पार्टी के पहले भारतीय लगा करके भारतीय जनता पार्टी हो गई। आज भी हमारे ही झंडे को हम नीचे हैं, वो डंडे में है, ठीक है, ग्रीन उसका, सारी चीज़ें जनता पार्टी की। कॉन्स्टिट्यूशंस भी 100% थोड़ा सा कुछ मतलब कि विवादास्पद मुद्दों को हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन भी जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशंस के फोटोकॉपी है, ठीक है। तो तय पाया गया कि भाई जनता पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में जनता पार्टी का विलय हो सकता है? क्या बाप का विलय बेटे में हो सकता है, या बेटे का विलय बाप में होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो 9 अगस्त को हम लोगों ने एक प्रपोजल, मीटिंग हुआ है कई राज्यों से, 7-8 आपके मध्य प्रदेश से भी लोग गए हुए थे, आपके राजस्थान से भी लोग गए हुए थे, हरियाणा से भी लोग आए हुए थे, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी, बंगाल से भी, कई राज्यों से लोग, वे लोग जो विलय के विरोधी थे वे लोग आए और हम लोगों ने 9 अगस्त को एक बैठक करी और बैठक करके इलेक्शन कमीशन में एक बात दायर दिया कि भाई, कहने का मतलब कि ये सरासर गलत है और वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन जनता पार्टी है, उनके विचारों का एकमात्र मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, उनके भावों को जनता तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। अगर ये विलय की अनुमति निर्वाचन आयोग देता है तो हम समझते हैं कि भारतीय मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था की अब ये अंतिम पल होंगे, इसीलिए इसे रोका जाए। सौभाग्य का बात था कि उस समय एक रावत थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने हम लोगों से मिला, हमारे प्रतिनिधिमंडल से, और बड़ी ज़ोर से हंसे, बोले कि मैं भी जेपी मूवमेंट में जेल गया था लेकिन 23 दिन बाद आ गया और फिर हमने पढ़ाई जारी रखी और हमारे चचा सांसद हुए थे जनता पार्टी से। ये कभी विलय नहीं होगा, आप लोग विलय के प्रपोजल आने के बाद जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनको आरंभ करिए, लोग उसकी तैयारी में लगिए। हम लोग निकल लिए वहाँ से। 11 तारीख को स्वामी जी ने मीटिंग किया, राजनाथ सिंह थे, अरुण जेटली थे और भी कई लोग थे, उन लोगों के बीच में मलवरकर हॉल में ये प्रपोजल उन्होंने दिया कि जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया गया, ठीक है। विकिपीडिया पर, गूगल में, चारों तरफ इस संदेश को माने ज़ोर शोर से प्रसारित कर दिया गया। हम लोग अपनी विकिपीडिया और गूगल के चक्कर को छोड़ करके वही जो लीगल प्रोसेस थे उन प्रोसेस में लगे रहे। फिर हम लोग वो 14 के बाद मतलब 13-14 के बाद हम लोगों ने वहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया कि भाई जनता पार्टी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष हमें लोगों ने चुना कि भाई जयप्रकाश बंधु को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और हम लोग विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं। जो अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि स्वामी जी ने तो सारी चीज़ों को भंग कर दिया था, तो नेशनल काउंसिल को गठन करना था, फिर मतलब कि वो स्टेट यूनिट्स को गठन करना था, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद तब निर्वाचन होता है। तो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके 25 अगस्त 2013 को
मुझे जनता पार्टी का विधिवत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और ये मेरे मित्र हैं राजकपूर प्रसाद यादव, जिन्हें राष्ट्रीय प्रधान महासचिव चुना गया। ठीक है। उसके बाद स्वामी जी कई लोगों को, क्योंकि वो तो चले गए भाजपा में, अब उन्होंने तो उनके पास तो कोई अधिकार था नहीं कि सीधे इंटरफेयर करें, तो उन्होंने कई लोगों को ला करके बार बार हमारे सड़क को सरपट दौड़ती गाड़ी के सामने अवरोधक पैदा करने की कोशिश करी गई। वो बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं, उन पर चर्चा करने के लिए, साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत समय की ज़रूरत है। लेकिन यही जानिए कि हम लोग को 19 तक स्वामी जी के लोगों या स्वामी जी के द्वारा परेशान किया गया, लेकिन अंततः गत्वा 19 में जनवरी में ही हमारी नेशनल इक्विटी कमेटी को मतलब कि पूर्ण रूप से वैधानिक स्तर पर स्वीकार कर लिया गया और तब से हम कई राज्यों में जनता पार्टी के सिंबल के साथ चुनाव लड़े। आपके महाराष्ट्र लड़े, हरियाणा लड़े, दिल्ली लड़े, झारखंड लड़े, बिहार लड़े, असम लड़े, कुछ सीटों पर बंगाल में भी लड़े। ठीक है। हाँ, तमिलनाडु में नहीं लड़ पाए क्योंकि वहाँ अधिसूचित करने में विलम्ब हो गया। ठीक है। तमिल और केरल में जो चुनाव था, वहाँ हमें जो अपने वहाँ चुनाव लड़ने की के लिए जो वहाँ राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं, जिनको चीफ इलेक्टोरल अफसर कहते हैं, उनके यहाँ अपने द्वारा माने एग्जीक्यूटिव कमेटी के डिसीजंस को वहाँ अपडेट करने में क्या हो गया, विलम्ब हो गया, तो वहाँ हम नहीं लड़े। ये बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उम्मीदवारों ने बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए मतलब कि पराजय को अंगीकार किया था। हमारे पास अभी कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है और बहुत मतलब कि उत्कृष्ट वोट ऑफ परसेंटेज भी नहीं रहे, क्योंकि वो अफरा तफरी में लड़ा गया चुनाव था, जहाँ संगठन पर कार्य करने के लिए प्रॉपर मौके नहीं मिले थे। अभी हम जिन राज्यों में संगठन पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, आपको मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, आपको कर्नाटक है, इन राज्यों में अभी अब छत्तीसगढ़ में भी हम 2023 की तैयारी में लग गए हैं। हमारे ये नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष तरुण सिन्हा जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनसे भी आप लोगों का परिचय हो जाना चाहिए और इन्हें भी समय समय पर आप लोगों के क्या कर सकते हैं स्नेहित दृष्टिकोण की ज़रूरत है और जनता पार्टी को भी आपके द्वारा मतलब कि थोड़ा सा पुश किए जाने की ज़रूरत है, जिसकी मैं अपेक्षा आप लोगों से करता हूं कि आप लोग जनता पार्टी को ज़रूर मतलब कि अपने लेखनी के केंद्र बिंदु में ना रह करके ही सही, लेकिन कहीं किसी कोने में जगह ज़रूर देंगे। बोला जाए ये सवाल था कि ये विलय नीति को लेकर सैद्धांतिक सहमति जो बनी है, सैद्धांतिक सहमति जो बनी थी राष्ट्रीय नेताओं के साथ, क्या उस बात से अभी सहमत है क्या आप लोग सहमत हैं क्या उस बात किससे? विलय नीति को लेकर जो सैद्धांतिक सहमति जो बनी थी, विलय नीति का विरोध किया गया ना, क्यों सहमत होंगे हम उससे? विलय क्यों होने देंगे? हमने विरोध किया, लगातार लड़ाई लड़ी, हमने लड़ करके जनता पार्टी को बचाया। बहुत बड़ी कहानी है वो, उसके लिए कई घंटों का समय चाहिए, क्योंकि एक कहानी करिएगा तो वहाँ से कोई दूसरी कहानी निकल आएगी। तो उन कहानियों को की तरफ दौड़ते दौड़ाते, हाँ ये जानिए कि जनता पार्टी उसी रोबो, उसी रुआब, उसी संविधानिक व्यवस्था के तहत कार्यरत है। हाँ, लोग वो नहीं है, ना आज मोरारजी देसाई हैं, न लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, न चंद्रशेखर जी हैं, न वो चौधरी चरण सिंह हैं, न जगजीवन राम हैं। लोग दूसरे हैं। यहाँ आपके यहाँ भी जनता मध्य प्रदेश में उस समय आपके वीरेंद्र सकलेचा जी जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने कि चारों तरफ जनता पार्टी की सरकारें हुआ करती थी। नहीं अभी मतलब जो आज जिस विचारधारा पर और भी पार्टी चल रही है, आपकी जनता पार्टी किन विचारधाराओं के लोगों
जाएगी? हमारी विचारधाराएं जब जनता पार्टी का गठन हुआ था तब भी वही था, आज भी वही है। हम केवल सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए यत्नशील हैं। और हम सत्ता में अगर आएंगे तो हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन ही हमारे मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। हम जनता पार्टी हैं, जनता के द्वारा बनाई गई पार्टी है। किसके द्वारा? जनता की पार्टी है, इसीलिए नाम इसका रखा गया। हम पीपुल्स गवर्नमेंट की बात करते हैं, जनता की सत्ता की बात करते हैं हम। मतलब कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार योगी सरकार की बात नहीं करते हम। अब की बार जनता की सरकार। किसकी सरकार? जनता की सरकार। मोदी सरकार और योगी सरकार तो बहुत आप लोगों ने देख लिया। एक बार जनता की सरकार को, जनता पार्टी बाप का बेटे में विलय होता है, कभी सुना है आपने? तो जनता पार्टी का विलय उसमें क्यों होगा और हम क्यों चाहेंगे? हम जनता पार्टी को स्थापित करना चाह रहे हैं, हम जनता पार्टी को लेकर के देश की सत्ता तक पहुंचना चाह रहे हैं। विलय की बात कहाँ से आ गई? ये तो 2013 की बात थी जो कब की खत्म हो गई, अब तो वो बात भी नहीं है। हम तो पूरी कह सकते हैं कि जनता पार्टी से ही 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी निकल करके बनी। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का और नानाजी देशमुख, इन लोगों ने इसका गठन किया। वो जनता पार्टी की संतति संगठन है, वो सब कुछ उसके पास जनता पार्टी का ही है। झंडा भी है तो झंडा भी हमारा 1 पार्ट ग्रीन है और 2 पार्ट मतलब केसरिया है, तो उसका भी 1 पार्ट हमारा नीचे है, उसका डंडे में है। कहने का मतलब कि सब सारी चीज़ें हमारी है उसके पास। वो मेरा जनता पार्टी का औलाद है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती कि जनता पार्टी मेरी औलाद है। हम बड़े फक्र से कह सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी कभी जनता पार्टी में विलय करना चाहेगी तो स्वागत है, स्वागत है, ठीक है। हाँ, उनका जनता पार्टी से स्वागत निकली। प्रधानमंत्री मोदी जी उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? हम प्रधानमंत्री के रूप में उनको नहीं देखते हैं, हम उनको एक व्यापारी के रूप में देखते हैं जिन्होंने देश बेचने के कार्यक्रम के तहत आए हैं और देश की बिक्री करके चले जाएंगे। हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानते। प्रधानमंत्री वो होता है जिसको सबकी पीड़ा की अनुभूति हो। हमारे नरेंद्र मोदी जी को किसी के पीड़ा की अनुभूति नहीं है। वो सत्ता का व्यवसायीकरण कर दिए हैं या सरकार की दुकान चला रहे हैं, सरकार नहीं चला रहे। ये बात बड़े ही सहज ढंग से हम कह सकते हैं कि हम उन्हें, वो हैं प्रधानमंत्री। अगर कोई पूछेगा कि आपके प्रधानमंत्री कौन है, हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस प्रयोजनार्थ होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी उन प्रयोजनों को दूषित किए हैं या उन्हें उनकी अनदेखी की है। हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते। ठीक है, कैसे देखते हैं ये तो छोड़ दीजिए, हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं देखते। अब बोलेगा कि आप तो राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं जी। ये बात हो सकता है, ये राष्ट्रद्रोह की बातें कही जा सकती है कि ये राष्ट्रद्रोही बात है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री होता है। आप कभी दिल्ली आकर के देखिए, हमारे किसान 8 महीने से सड़कों पर डेरा डालो और वहीं बनाना खाना शुरू किए हैं। कभी प्रधानमंत्री जी ने उनके बीच जाने की जरूरत समझी? देश के प्रधान सेवक बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। उनका फर्ज नहीं बनता है कि हमारे जो कृषक आज सड़कों पर डेरा डाले में, भाई उनको हम कैसे समझाएं? अगर उनका कृषि बिल जेन्युइन है तो ये जा कर के उनके बीच बताया जाना चाहिए ना जी। क्या ये प्रधानमंत्री का ड्यूटी नहीं बनता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बनता है ना जी। अगर हम सत्ता जनता की है
जनता के द्वारा दी हुई सत्ता है, अगर वहाँ तक आए हैं तो हमारा कहने का मतलब कि फ़र्ज बनता है कि जनता अगर किन्हीं चीज़ों पर, वो भी इतना बड़ा फैसला, आपको बताऊं संविधान के आर्टिकल 36, 37, 38 में साफ उल्लेखित है कि सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं करी जा सकती। आप लोग एक बार जरूर, और हमारे प्रधानमंत्री जी सत्ता मद में लगातार उसको क्या कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं किए जा रहे हैं, इसके पहले भी जो लोग थे उन्होंने इस तरह की बुनियाद रखी, वो कांग्रेस वाले लोग थे, उन्होंने भी, मनमोहन सिंह जी ने भी वही काम किया। वो थोड़ा आराम से बेच रहे थे और ये इन्होंने पूरी दुकान लगा करके शुरू कर दी है। अभी आप देख ही रहे हैं, एयर इंडिया बिक गया, आपको 108 ट्रेनें बिक गई, अभी 108 ट्रेनें बिक चुकी हैं और वो अडानी जी चलाएंगे। कौन चलाएंगे? अडानी जी चलाएंगे। और मोदी जी 50 रुपये का वो आपको प्लेटफॉर्म टिकट हो जाएगा। तो कहने का है, हो गया ना? हाँ, तो कहने का मतलब कि यही हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटा लगातार कार्य कर रहे हैं। उपलब्धि तो उपलब्धि है कि भाई देश की सारी जो जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या इनके पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए थे, सबों ने कुछ न कुछ सरकारी परिसंपत्तियों का सृजन किया था। और ये सृजन नहीं कर रहे हैं, उसका विसर्जन कर रहे हैं, है ना? एक लास्ट सवाल था जी। आज पूरे देश में आज डीजल और पेट्रोल के दामों में काफ़ी इजाफा हुआ है। डीजल पेट्रोल देश में, पूरे देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में काफ़ी लगातार इजाफा हो रहा है और दाम में कभी कमी आ नहीं रही। और दूसरी तरफ देश में कानून व्यवस्था की भारी कमी है, इसमें हालत बहुत ख़राब है। देखिए, डीजल और पेट्रोल को कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर या ग्रामीण जीवन शैली पर उसका गहरा प्रभाव है। हमें याद है कि जब 55 रुपये से 58 रुपये पेट्रोल हुआ था, हम दिल्ली में ही थे उस समय, सुषमा जी, अरुण जेटली साहब, राजनाथ सिंह जी, और ये सारे लोग साइकिल पर आ गए। कहाँ आ गए? साइकिल पर आ गए और साइकिल पर आकर के और जंतर मंतर पर इन लोगों ने धरना दे रखा था। हम उसी मार्ग से गुजर रहे थे, तो हमने देखा भाई किस बात का धरना, ये बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई धरना पर, किस बात का धरना हो रहा है। तो हमें एक मीडिया के उज्जवल जी थे, उन्होंने बताया कि सर ये धरना हो रहा है, डीजल पेट्रोल में 3 रुपये के इजाफे हो गए हैं, 3 रुपये बढ़ गए हैं, इसलिए ये धरना हो रहा है। और आज डीजल क्या रेट में बिक रहा है, पेट्रोल क्या रेट में बिक रहा है, आप लोगों से छुपा नहीं है। धरना प्रदर्शन करने वाले जो अभी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो वो अगर चलती है किसी भी तरह के आंदोलन करने के लिए, तो सरकार उसको बोलती है कि वो नेशनल हेराल्ड, वो ये वो मैंने नाना प्रकार के मामले को का डंडा दिखा कर बोलते कि शांत रहेगा, बोलेगा नहीं, है ना? वो लोग बेचारे दुबक जाते हैं। भाई मेरे, न जनता पार्टी पर कोई उसके दामन पर दाग है और न भी हमारे जो भी राजनेता हैं इनके दामन पर दाग है। और हमारे लिए जेल कोई माने नहीं रखता। हमें मतलब कि जेल में भी डाल दे, क्योंकि सत्ता है उनकी, कर सकते हैं, लेकिन हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, मैं उन राज्यों पर अभी फोकस किए हुए हूँ। हम मई से पूरे देशव्यापी जन अभियान की तरफ निकलने वाले हैं और गांव-गांव जाएंगे। 2024 के चुनाव डिक्लेयर होने तक
मैं दिल्ली नहीं आऊँगा, मैं जनता के बीच में ही रहूँगा और सरकार के कच्चे चिट्ठे को जनता के सामने पहुँचाने की यत्न करी जाएगी। और बोलिए कोई प्रश्न? जी मेरे दौर में जनता पार्टी का गठन हुआ था, कुछ मालूमात मेरे पास भी है। 1977 में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने सियासत खाली करो आती है जी। जनता दर्शन परारूप किए थे। उसके बाद ऐसे क्या हालात बने कि 2.5 वर्ष बाद पार्टी का विघटन हुआ, भाजपा का उदय हुआ, और उसके बाद जो राष्ट्रीय फंड जो पार्टी फंड था उसका क्या हुआ? हाँ, आप के एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं, यानी ऐसा कह लीजिए कि प्रश्नों के फहरिस्त हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जनता पार्टी का गठन ही विविध राजनैतिक विपरीत या प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं के संगम के रूप में हुआ था, क्योंकि सिंहासन खाली कराना था। जयप्रकाश जी ने बोल दिया कि अगर जनता पार्टी में नहीं आओगे तो हमें आपसे कोई मतलब नहीं। जिन्हें मतलब कि इस मुहिम का हिस्सा बनना है उन्हें जनता पार्टी में आना पड़ेगा। कई विपरीत विचारधाराओं या प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं के लोगों का उस समय जनता पार्टी में प्रवेश हो गया, ठीक है। उसमें जनता पार्टी चुनाव लड़ी, सत्ता में आ गई, मोरारजी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। चौधरी चरण सिंह, अब मैं ये जनता पार्टी का जो क्यों बिखरा हुआ उसके तरफ आपको लेकर के चलना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब मोरारजी प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा जी की सत्ता गई हुई थी, वो कब चुप बैठने वाली थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे लिए सब टारगेट कौन सा है, तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह का के मतलब कि कभी खरोच करके घाव बनाना, उस पर फिर नमक छिड़कना, फिर उस पर मरहम लगाना। उन्होंने मतलब कि प्रक्रियाएं, घाव भी बनाना, नमक भी छिड़कना और फिर मरहम भी लेपना, तीनों काम इंदिरा जी या उनके लोगों ने शुरू किया। करके चौधरी साहब को लोगों ने बरगला दिया और बोला कि भाई मोरारजी को जब ये सूचना हुई, देखिए उसके पहले भी बहुत सारी कहानी है, बोले नहीं कि एक से एक कहानी जुड़ा हुआ है। एक कहानी के तरफ मैं आपको और लेकर के चलना चाहूँगा कि मोरारजी भारत के प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हुआ करते थे। तो उस समय यासर अराफात आए हुए थे, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के नेता, भारत से सहयोग मांगे। आपको पता ही होगा कि भारत ने इजराइल को मान्यता देने में अभी बहुत समय लगा दिया। इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में भारत ने मान्यता लंबे समय तक नहीं दी थी। तो ये चीज़ें चूँकि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो होते हैं वो अंदर खाने की पॉलिसीज़ होती हैं जो बाहर कम देखने को मिलता है, और लेकिन परिणाम उसके बड़े भयावह और दुरूह नज़र आने लगते हैं। तो यासर अराफात जी आए हुए थे, प्रोटोकॉल टी का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री के साथ यासर अराफात को चाय पीना था और चाय पर वार्ता होनी थी। तो हमारे राजनारायण जी वहाँ बैठे हुए थे और चाय वहीं से बेरा चाय लेकर के घुसा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ आया हूँ, तो अगर चाय आ रहा है तो फर्स्ट अधिकार मेरा बनता है, क्योंकि चाय पार्टी मेरे लिए ही आयोजित किया गया है, तो चाय मेरे आगे आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि चाय जो चला तो राजनारायण जी सबसे पहले बैठे हुए थे, उन्होंने चाय उठा करके पीना शुरू कर दिया। जब तक यासर अराफात के पास चाय पहुंचा, तब तक उन्होंने चाय पी करके कप को क्या कर दिया, रख दिया। बात समझ रहे हैं ना? ये तो बात अब समझ सकते हैं कि भाई ये मतलब अतिथि के का घोर अपमान हुआ, हाँ डिजॉनर हुआ। तो बाद मतलब कि यासर अराफात ने कहा कि हम जिन चीज़ों को लेकर के आए थे
यहाँ भी मुझे लगा कि न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ तो एक चाय जो मेरे हिस्से की है वो मुझे मतलब कि नहीं मिल सकी। तो भाई ये यहाँ से सपोर्ट फिर मुरारजी अटल जी समझाए लोग कि अरे वो थोड़ा सा अलग मिजाज के लोग हैं, उनको समझ में नहीं आया वो, या इतना डिप्लोमेटिक बातों को वो समझने में नाकाम रहे। यासर अराफात जी चले गए, अटल जी ने राजनारायण जी की क्लास ले ली। अब राजनारायण जी इंदिरा जी को हरा करके आए थे, किसी से बड़ा कम छोटा कद नहीं था उनका, वही तो हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने अटल जी को उन्होंने भला बुरा कहा, अटल जी ने उनको कहा, उन्होंने उनको कहा। फिर उन्होंने नारा दिया कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सदस्य होगा वो जनता पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा। क्या नारा दिया उन्होंने? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य होगा वो जनता पार्टी का सदस्य नहीं होगा। फिर इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई हम जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। जो बातें हुई उस समय, वो फिर राजनारायण जी भी निकल लिए, अटल जी भी निकल लिए, चौधरी साहब भी निकल लिए, जगजीवन जी भी। जनता पार्टी उस समय 4 लोग निकल लिए, लेकिन जनता पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ। जनता पार्टी से लोगों ने निकल ली। पार्लियामेंट में कोई डिवीजन या इलेक्शन कमीशन में कोई डिवीजन या लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई डिवीजन नहीं हुआ। सब लोग चलते रहे अपना अपना जा करके। फिर चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, उन्होंने बचे कुनबे को समेट करके फिर आगे बढ़ना शुरू किया। जयप्रकाश जी मरणासन थे, वो अब किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप करने की हालात में नहीं थे, या उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी थी उम्र के या जिन कारणों से कि वो मोरारजी किन्हीं बातों को उनकी मानने से मना कर दिए, तो वो इंदिरा जी के यहाँ चले गए। कहाँ चले गए? इंदिरा जी के यहाँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं जिन कहानियों को कहा जाए तो वो मतलब कि बहुत घंटों समय लगेगा। बस है राशि बंटवारे को लेकर कुछ मामला चला क्या? राशि बंटवारे को लेकर जनता पार्टी के राशि बंटवारे को लेकर। देखिए, हम राशि बंटवारे को लेकर के चंद्रशेखर जी जब जनता पार्टी को छोड़ करके गए थे, तो जनता पार्टी के पास 17 करोड़ रुपया था। कितना था? 17 करोड़ रुपया था। कितना था? 17 करोड़। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब जनता पार्टी को छोड़ करके गए, तो जनता पार्टी के जो अकाउंट थे वो सरेंडर कर दिए थे, पैन कार्ड सरेंडर कर दिए थे, पार्टी का विघटन कर दिए थे, पार्टी के विलय को प्रपोज कर दिए थे। तो फिर धन के बंटवारे की तो कोई कारण नहीं बनते हमारे नज़र से। और कोई अगर आपके संज्ञान में कोई जानकारी हो तो ज़रूर हमें दिया जाए। हैं? अब स्वामी जी बताएंगे ना, ये इस हम क्यों उनसे पूछेंगे? क्योंकि हमें तो पार्टी बचानी थी, फंड हम बचाने के लिए थोड़ी आए थे, हमें पार्टी को बचाना था। ये सवाल आपको पूछना चाहिए सुब्रमण्यम। और ये आप लोगों को अगर कभी स्वामी जी मिलते हैं, नहीं वो तो एक बार तो उन्होंने जब चर्चा की, चंद्रशेखर जी जब पार्टी छोड़ करके गए थे तो जनता पार्टी के पास 17 करोड़ रुपया था, और इंदू भाई पटेल जब पार्टी को तो 23 करोड़ रुपया था, और सुब्रमण्यम स्वामी जी जब पार्टी को छोड़ करके गए या पार्टी को ख़त्म करने गए तो कुछ भी नहीं था। यानी वो अकाउंट भी नहीं पता है कि वो चूँकि अकाउंट भी सरेंडर कर दिए थे, पैन कार्ड भी सरेंडर कर दिए थे, सब कुछ ख़त्म कर दिए थे। तो सारे चीज़ों को एक एक पार्ट को समेट करके जोड़ करके कैसे कहा जाता है कि मतलब कि बिखरे हुए वो ईंट पत्थर को इकट्ठा करके और जैसे तैसे एक रहने के लायक अभी एक मतलब कि परिवेश बनाया जा रहा है, अभी पूर्ण रूप से रहने के लायक नहीं बन पाया है।
अब ये ऐसे ऊर्जावान लोग आएंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, फिर एक जैसी इमारत बुलंद थी हम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।